उनकी पूरी बातें नहीं देखी। मैंने कहा खाली मैंने हाइडिंग देखी है आज कहीं कि उन्होंने उनको पहले पंजाब के मौलाना ने सवाल उठाए, अब उन्होंने उठाए हैं। आप क्या मानते हैं मदनी साहब को? मुझे क्योंकि उन्होंने पैसे भी दिए, जिनकी मृत्यु हुई है, मकान भी बतावे दिए। तो मैं इसमें मदनी साहब को क्या मानूं? ये तो मुद्दा ही नहीं मदनी साहब को मैं क्या मानता हूं। मैं मदनी साहब को जानता तक नहीं। धार्मिक आदमी, आप जानते तो सब कुछ है। धार्मिक हो तो शैक्षिक संस्थाएं भी चलाते हैं मदनी साहब तो उनको कोई गलत थोड़ी मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरे मौलाना अगर सवाल को हिंदू उठाता तो मुद्दा था, अब सवाल चूंकि मुस्लिम। हेलो दोस्तों, मैं शादाब बद्री, आप देख रहे हैं डीयूपी। संभल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कुछ गाइडलाइन दी और हाई कोर्ट को भी कुछ निर्देश दिए। इसी को लेकर हमारे साथ लोकेश सलारपुरी, जो राजनीतिक विश्लेषण भी है और बड़े ज्ञानी भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका एनडीयूपी पर स्वागत है सर। धन्यवाद बहुत बहुत शहजाद भाई। सर, सबसे पहले ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की है, सबसे पहले टिप्पणी को ले लेते हैं। आप उस टिप्पणी को कैसे समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चालाकी के साथ में सरकार के हाथ बांध दिए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में क्या कहा? उन्होंने जो उनके यहाँ याचिका गई उसको लंबित रखा, एक्सपंज नहीं किया। उनको कहा कि आप जो लोअर कोर्ट थी कि आप इस पर कोई हस्तक्षेप अभी नहीं करेंगे, और उनको एक आगे हाई कोर्ट जाइए। यानी अब ये जो पूरे सिस्टम को चलाने वाले थे उनके लिए दोनों के दोनों दरवाजे पूरी खतरनाक अंदाज में हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं शायद लगता होगा हाई कोर्ट से डिसीजन गलत भी आ सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे हाई कोर्ट ऐसा चर्चाएं हैं कि मैनेज हो रही हैं। मुझे नहीं पता मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट के बारे में यही ख्याल है, कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कहने लगे। चंद्रचूड़ जी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम आते लगे हैं। तो इस जो फिलहाल जो बेंच थी उसने ये कर दिया कि हाई कोर्ट में भी मामला सुना जाएगा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बंद नहीं हुआ। अगर किसी वजह से हाई कोर्ट से डिसीजन कुछ संविधान के खिलाफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो लोअर कोर्ट थी उसके सारे अधिकार फिलहाल एक तरीके से बंद किए कि आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की बहुत बेहतरीन डिसीजन ये रहा है। बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश क्यों जारी किया? देखिए, बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सही आदेश था। इसके पीछे वजह ये थी कि जिस दिन ये सर्वे की टीम गई थी, चूंकि वह बवाल हो गया, तो उस टीम ने लिखित में कहा कि हम सर्वे कर ही नहीं पाए, चूंकि बवाल हो गया, आगे सर्वे की कार्रवाई रुक गई। अब चूंकि आधी अधूरी रिपोर्ट अगर सर्वे में जाती है और वो आउट हो जाती है, मीडिया में चली जाती है, तो मीडिया का आज की तारीख में जो हाल है आप समझ सकते हैं, उसके बाद कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के, हालांकि चंद्रचूड़ जी सीलबंद लिफाफे का विरोध करते थे, लेकिन कम से कम इस मामले में मैं सीलबंद लिफाफे वाले मैटर पे मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि अधिकचरी जानकारी हमेशा विवाद पैदा करती है। चूंकि जब सर्वे हुआ ही नहीं तो रिपोर्ट सीलबंद में आए चाहे खुले में आए। चंद्रचूड़ पर क्यों अपना इतने बात कर रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी ने पहले कुछ इस तरह घटनाएं हुई? क्या मामला है? देखिए, इस विवाद की जड़ में ही चंद्रचूड़ थे। आपको ताज्जुब होगा, बहुत लोग चौंक जाएंगे। ये क्या मैटर, क्यों? मैं समझा रहा हूँ आपको। 1991 यानी 1991 में संविधान संशोधन करके एक व्यवस्था बना दी गई थी, वर्शिप एक्ट बोलते हैं उसे। उसमें ये था कि 1947 यानी आजादी से पहले 1947 में जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, किसी के भी स्ट्रक्चर हो, किसी के सिस्टम को छेड़ा नहीं जाएगा। अब ये एक्ट बन गया। अब क्या हुआ कि पिछली बार आपका मथुरा वगैरह का सर्वे का ऑर्डर जो था वो चंद्रचूड़ जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि हम सर्वे तो करा रहे हैं, जो कि बहुत गलत था। वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ एक उनका डिसीजन था, और सारे रास्ते सर्वे के, अब हर जगह सर्वे तो होता है, सर्वे के बाद विवाद होता है। ये तो चाहते हैं सरकारें कि विवाद हो, हिंदू मुस्लिम का एक सिस्टम पैदा हो जाए। अब उनके चंद्रचूड़ के ऑर्डर की आड़ में सारे काम हो रहे हैं, और ये रुकेगा कब? वो 3 जजों की पीठ थी जिसका डिसीजन आता वो। अब जब तक 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को नहीं बदलेगी, जब तक ये सर्वे का राग चलता रहेगा, चूंकि रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एक सिस्टम दिया गया, उसको हर कोई फॉलो करता रहेगा। बार बार हर जगह मंदिर मस्जिद के सर्वे के लिए आप कोर्ट में जाते रहेंगे, कोर्ट उसका आदेश देती रहेगी। इसलिए अब मैं देखने वाली मेरे लिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो नया निजाम आया, नए हमारे आए चीफ जस्टिस, वो कब तक 5 जजों की दूसरी संविधान पीठ बनाते हैं और चंद्रचूड़ जी की 3 जजों की उस पीठ के आदेश को नल एंड वाइड करते हैं। मतलब आप बात कर रहे हैं 1991 में जो संशोधन हुआ था उसकी बात करें। 1991 में संशोधन हुआ था, लेकिन जब वो इस तरीके का संशोधन हुआ लोकसभा में भी, तो फिर उसके बाद ये घटना अंजाम क्यों हो रही है, इस पर बताएंगे? तो मैंने बताया ना आपको भी, चूंकि सीधे तो कर नहीं सकते थे अब किसी भी चीज को। अब सर्वे के पहले सर्वे कराते हैं, सर्वे के बाद ड्रामा बाउंडर मस्ता। हालांकि किसी सर्वे के बाद होना कुछ नहीं है, चूंकि कोर्ट पड़ी है। फिर अब जैसे देखिए, संभल मामले में मुस्लिम को मैं थोड़ा सा कहाँ गलत मानता हूँ, उनसे गलती क्या हुई?
वो ये हुई कि अगर सर्वे कर रहे थे, पहले तो हिंदू पक्ष की गलती है, मतलब वो सीधे एक सुनियोजित साजिश थी। आप जाते हैं कोर्ट में, तुरंत ही आपका आदेश हो जाता है, आप तुरंत आते हैं, फिर दोबारा अगले दिन जाते हैं, फिर आपके पास सुप्रीम कोर्ट उसके जज उसके वकील आते हैं आपके, जबकि वकील कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट के वगैरह में नहीं, कोर्ट के अंदर कोर्ट पहनना नहीं आ रही है, बाहर नहीं है, मैं को कोर्ट पहन के नहीं जाएंगे, वो लगा के भी नहीं जाएंगे अपना। वो आए, पीछे एक भीड़ थी जय श्री राम का नारा लगाती हुई, जाहिर सी बात है माहौल खराब करने की नीयत थी, इसमें मुझे भी कोई शक नहीं, जनता दुनिया को भी कोई शक नहीं है। फिर क्या होता है कि अगर वो सर्वे के लिए आ ही रहे थे तो तुरंत तोड़ थोड़ी ना लेकिन देते। आरोप तो ये लग रहा है कि जब वो सर्वे के लिए वहां पहुंचे, जय श्री राम के नारे से पहले बवंडर तो खड़ा हुआ है कि सर्वे गलत है, तो इसलिए जय श्री राम के नारे बाद में लगे, विपक्षियों का आरोप है। देखिए मैं क्या करूं आपको, वो उन्होंने जो किया, जो हिंदू पूरा पक्ष वहां पे आया, जय श्री राम के नारे लगे, इसी बीच में चूंकि मुस्लिम पक्ष भी तुरंत लामबंद हुआ, जिसकी जरूरत थी ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से मैनेज तो हो रहे हैं। मैनेज कैसे थे मुझे नहीं पता। नहीं मतलब मैं आप कह रहे हैं कि मुस्लिम भी कहीं ना कहीं अपनी इस हरकत को लेके गलत हरकत पे चला आया, ये मानना आपका है? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। देखा, मुस्लिम पक्ष को लेकर मुझे एक दिक्कत शुरू से है, जी। जब भी कि बेरोजगारी का मसला आता है, आपकी और इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा आता है, कहीं उसका आपका हेल्थ का मुद्दा आता है, मुस्लिम पक्ष कभी भी सड़क पर नहीं आता। जब भी मुस्लिम पक्ष सड़क पर आता है, हिंदू मुस्लिम में किसी मुद्दे पे ही आता है, जरूरत ही नहीं थी। अरे वो लोअर कोर्ट का एक आदेश था, डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट का एक आदेश था, उस पर आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जाती, रिपोर्ट के बाद में आपके पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें पड़ी थी। अभी भी तो आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अगर उस दिन भीड़ वहां ना जाती, विवाद तो ना तक कुछ जाने बच जाती। और चूंकि फिर भाई पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कुछ फोन कॉल भी हुई है, कुछ उनमें सच्ची है, कुछ झूठी है, पथराव किसने किया, उसके बाद सब चीजें उलझ जाती है, क्योंकि भीड़ भीड़ होती है, भीड़ का कोई न्याय का आप अलग अलग काउंट नहीं कर सकते किसने क्या कर दिया, वो जो हो गया बस, भीड़ में यही होता, काम हो जाता है। मतलब अब ये सीधा सीधा सवाल आप ये, जो समाजवादी पार्टी है, क्यों मुस्लिम इसे प्लस प्रतिशत जो है समाजवादी कोट करता है, वहां के सांसद भी समाजवादी के हैं, विधायक भी अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि ये नेताओं के पीछे जो मुस्लिम आंख बंद करके चले जाते हैं, ये गलत है? नहीं देखिए, आप इसमें समाजवादी पार्टी को क्यों ला रहे हैं, वहां तो सांसद तो थे ही नहीं, उन्होंने कहा मैं था ही नहीं, हालांकि भले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो। लेकिन जुमे के दिन तो उनके इंटरव्यूज आए हैं मीडिया पे। नहीं, इंटरव्यू बाद में है, उस दिन तो मौके पे नहीं मौजूद नहीं थी ना वो, जैसा कि उनका बयान, मुझे नहीं पता थे कि नहीं थे, ये तो पुलिस सरकार बताएगी, पुलिस बताएगी, वो बताएंगे कोर्ट में क्या डिसीजन देते हैं, क्या सूचना देते हैं कि थे कि नहीं थे। लेकिन चूंकि वो सांसद थे समाजवादी पार्टी के और मुस्लिम थे, इसलिए आरोप लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई भूमिका उनकी जनता को चलाने वाला कौन है फिर? देखिए साहब, आपके मुस्लिम समाज को नेता नहीं चलाते, मौलाना इस टाइप की चीजें चलाती हैं, ये कड़वी सच्चाई है, मुझसे मत खुलवाइए। अगर सच्चाई तो पूछ रहे हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम समाज को चलाती तो मुस्लिम समाज बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी सड़क पे होता, वो नहीं आता। चलिए अब मैं मानता हूं कि आज भाजपा की सरकार है, मुस्लिम को बोलने का अधिकार है, मैंने मान लिया कि अगर मुस्लिम इकट्ठा होकर आएगा तो वो हिंदू पक्ष को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक। 10 साल पहले तो ऐसा नहीं था, तब भी नहीं आता था। आप क्या बोलते हैं उसे, कोई मुस्लिम का कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं उसमें आएंगे आप, लेकिन केवल एक ही चीज पर, एक कुछ खूबी मुस्लिम समाज की, वो सड़क पे नहीं आता। लेकिन वो जब भी नबी के लेकर के या किसी मस्जिद वगैरह को लेकर कोई मामला, तो वहां तो सड़क पे आ जाता है। बाकी देश में क्या रहा हो, कभी आपका इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल भी आपकी व्यवस्था में कोई भी कहीं रुकावट नहीं बनता। अगर इस चीज में आना बंद कर देना तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। नहीं आप जिस बात को लेकर कह रहे हैं कि सामाजिक जो लोग हैं, धार्मिक जो लोग हैं, मौलवी मौलाना, इन पर आपने कहा, एक मौलाना है पंजाब से, शाही इमाम पंजाब, उन्होंने तो बयान किया है कि नहीं आना चाहिए था इस तरह, तो शाही इमाम पंजाब के सवाल को और उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बयान है उनका, उन्होंने एक बहुत सही बात कही है। उन्होंने बल्कि शायद इन पे मदनी साहब पे भी, एक मौलाना जाकिर ने भी सवाल उठा दिए। ये सवाल अब उठेंगे क्योंकि मुस्लिम क्या समाज, कहा सवाल, क्या कहा? उन्होंने कुछ सवाल उठाए, मैंने तो खाली हाइडिंग। क्या मानते हैं उनके सवाल, क्या मदनी साहब पर जो किए गए हैं वो सही है गलत है? मैंने उनकी पूरी बातें नहीं देखी, मैंने कहा खाली मैंने हाइडिंग देखी है आज कहीं, कि उन्होंने उनको पहले पंजाब के मौलाना ने सवाल उठाए, अब उन्होंने उठाए हैं। आप क्या मानते हैं मदनी साहब को? मुझे क्योंकि उन्होंने पैसे भी दिए, जिनकी मृत्यु हुई है, मकान भी बताए दिए, तो मैं इसमें मदनी साहब को क्या मानूं? ये तो मुद्दा ही नहीं, मदनी साहब को मैं क्या मानता हूं, मैं मदनी साहब को जानता तक नहीं। धार्मिक आदमी, आप जानते तो सब कुछ है। धार्मिक हो तो शैक्षिक संस्थाएं भी चलाते हैं मदनी साहब, तो उनको कोई गलत थोड़ी मैं मान रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरे मौलाना, अगर सवाल कोई हिंदू उठाता तो मुद्दा था, अब सवाल चूंकि मुस्लिम समाज के अंदर से मौलाना उठा रहे हैं, अब उनका जवाब वो दे, सवाल उन्होंने के जवाब उनको देना चाहिए, मैं कौन इसमें भाई। शाही इमाम के पंजाब के बयान को तो आपने सुना, तभी तो आप उनके कह रहे हैं कि सही सवाल है। उन्होंने सवाल ये उठाया कि जरूरत नहीं थी बाउंडर मचाने की, मुस्लिम समाज घर रहना चाहिए था। अगर वो उन्हें ये लगता है कि मदनी साहब ने भड़काया, किसने भड़काया मुझे नहीं पता, उनको उन्होंने किसके ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर उठाया सवाल कि वहां इस पूरे बाउंडर की जरूरत नहीं थी।
और शायद मूल सवाल उनका ये कि चूंकि यहाँ मौलाना मदनी साहब इनका बहुत असर है इस इलाके में, पंजाब में तो नहीं, पंजाब के वो जानते हैं, यहाँ जब उनका असर है तो इस चीज को अपने समाज को थोड़ा रोकने की कोशिश करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए था। और उनके लिए तो और भी आसान था, क्योंकि शैक्षिक संस्थाएं चलाते हैं, उनका तो जो आपके जो उनके इदारे से निकल के जाते हैं लोग, उनको बड़ा प्रभाव है। अभी उपचुनाव की अगर बात की जाए, उपचुनाव में आपने गहरी नजर आपकी बनी हुई थी। उपचुनाव में मौलाना सज्जाद नोमानी इस्लामिक स्कॉलर माने जाते हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसको लेकर वहां की सरकार ने फतवे के नाम से उसको जो है प्रमोटिंग की। लेकिन अभी असदुद्दीन ओवैसी का ताजा बयान आया कि उन्होंने कहा कि आगे अपने दामाद को इलेक्शन लड़ाइए, वरना बैठ के मस्जिद मदरसे में दुआ मांगे। देखिए शहजाद भाई, मौलाना ने क्या बयान दिया, ओवैसी ने क्या कहा, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपने एक चीज जरूर की, उपचुनाव का जिक्र किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे दंगे की सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखिए उपचुनाव मीरापुर में होता है, मीरापुर में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट था, है ना, साइकिल का चिन्ह था, लेकिन लगभग 30,000 हिंदू वोट उस आदमी को मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि पीडीए फार्मूला कामयाब हुआ। यहाँ भाजपा सरकार के अंदर खलबली मची कि अगर पीडीए कामयाब होता चला गया तो फिर ये तो भाजपा सरकार भविष्य में चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा कि कैसे भी करो, जो उनका पुराना टेस्टेड फार्मूला है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जाए, गर्म आ जाए। संभल उठाया, अभी अजमेर शरीफ उठाया, और यकीन कीजिए वे लगातार उठते रहे। जब तक, मैंने अभी आपको बताया, जब तक सुप्रीम कोर्ट वो रूलिंग नहीं दे देता, पिछली रूलिंग को पलट नहीं देता, जब तक ये लगातार सर्वे के नाम पे मामला बार बार उबाल में आता रहेगा। मुख्य मुद्दा राजनीति ही है। चुनाव की तारीख कौन सी थी? अभी तो उपचुनाव मीरापुर में हुआ है, ये उसके बाद हुआ, 2 दिन बाद हुआ संभल कांड। रिजल्ट पहला जो सर्वे था वो कह रहे हैं इलेक्शन से पहले हुआ। उस सर्वे से कुछ नहीं हुआ, वो सर्वे न, उससे कुछ हुआ था क्या? ये जो कह रहे हैं कि पहले सर्वे से जब कुछ नहीं है तो दूसरे सर्वे में जब गए तो आपत्ति तो समाजवादी के लोगों ने की। मुझे नहीं पता समाजवादी के लोगों ने किया नहीं कि, मुझे इतना पता है कि चुनाव के रिजल्ट के 2 दिन बाद दोबारा सर्वे हुआ, तब पूरा बाउंडर मचा। पहले सर्वे की बात वो कर रहे हैं कि पहले सर्वे में तो कोई बाउंडर नहीं मचा, पहले से पहले हुआ। पहले सर्वे की कोई रिपोर्ट है क्या? जब पहले सर्वे हो गया, बाउंडर नहीं बचा, फिर दूसरे सर्वे की जरूरत क्या थी? आप बता दो मुझे। नहीं, कुछ मिस्टेक रह गई थी दोबारा, इसलिए बताओ। कैसे मिस्टेक रह गई? इतनी बड़ी एजेंसी है जो सर्वे करने जा रही है, कोर्ट के आदेश पर गई होगी, फिर क्या जरूरत थी? अगर एक एजेंसी मिस्टेक करी, दोबारा क्यों कराया गया? कौन सी मिस्टेक हुई? जवाब कौन देगा? ऑप्शन तो है कि दोबारा जाकर जांच कर सकते हैं। क्यों ऑप्शन है? क्यों ऑप्शन है? आपने किसी लल्लू पंजू लोग से सर्वे कराया क्या? अरे एक एजेंसी है जो सर्वे करने गई थी भाई, उसमें पहली बार में क्या दिक्कत आई? पहले वहां कोई दरवाजा नहीं था क्या? दूसरी बार दरवाजा लग गया, क्या हुआ? क्यों जरूरत पड़ी दूसरे सर्वे की, और वो भी रिजल्ट के बाद? नहीं, ये बवंडर तो आरोप लगा रही है कि भाजपा समाजवादी के लोगों ने बवंडर मचाया, और समाजवादी आरोप लगा रहे कि भाजपा देश का माहौल खराब कर रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई आपको अब तक मैंने बताई तो है, इतनी देर से आप सच्चाई तो पूछ रहे हैं, मैं सच्चाई तो बता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि भाजपा के होश उड़े कि पीडीए फार्मूला अक्सर से कामयाब ना हो जाए, और ये लगातार होता रहेगा। और वजह मैंने आपको बताई, जो लूप होल मिली में, फार्मूला अगर जो है कामयाब हो जाता तो 7 सीटें कैसे जीत ली भाजपा ने? मतलब ये शहजाद बद्री पूछ रहे हैं मुझसे कि 7 सीटें कैसे जीत ली? आप पत्रकार हैं कि नहीं है? नहीं, पत्रकारिता का सवाल ये, हम आपसे सवाल करें ना, 7 सीटें जीते कैसे है? आपको क्या लगता है कैसे जीती है? आप भी तो समाज में रहते हैं, आप पत्रकार से बतौर समाज में भी तो हैं, आप मुस्लिम भी हैं, आपकी पूरे रिजल्ट पर आपकी निगाह भी रही होगी, कैसे जीती? तो वोट डालें जब तो जीती। ककरौली में क्या हुआ? नहीं, ककरौली में अगर एक पत्रकार ने हमने देखा कि एक पत्रकार वो कह रहे हैं वोट परसेंटेज ठीक चल रहा है यहाँ पे, एक कह रहा है जाकर जो है कि नहीं गड़बड़ हो रही है। तो यही चुनाव जब अधिकारी जवाब देते हैं कि यहाँ हम जो है एक तरीके से हमने सिक्योरिटी तो संभालनी पड़ेगी, सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। अच्छा, वो मतलब अगर महिलाएं वोट डालें तो पिस्तौल लेके धमका रहे हैं कि आपको वोट डालने का अधिकार नहीं, तो वीडियो आ गई। लगातार अखिलेश यादव लगातार वीडियो डाल रहे थे। शहजाद बद्री जी, नहीं आप तो अगले चुनाव कैसे जीता गया ये सबको पता है, मुझे भी पता, आपको भी पता है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं है। पूरी तरह चर्चित मामला कि उपचुनाव जीते कैसे गए। आप मानते नहीं योगी जी का, मोदी जी का चेहरा चलता है चुनाव में? तो लोकसभा में क्यों नहीं चला था? लोकसभा में चेहरे को क्या हो गया था? सरकार तो बना ली। कहा? वो कह रहे हैं सरकार बनाना अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ कितने सीटें घटी यूपी में, कितने? आप यूपी की बात कीजिए केवल, कितनी सीटें आई? नहीं, यूपी में जितनी भी आई कम आई, मान के चलिए 15 से 20 कम आ गई। तो क्यों कम आ गई? अरे वो क्या हो गया? सरकार तो बना ली। बात सरकार बनाने की नहीं है, बात यह है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो किस अंदाज में लड़ रहे हैं, किन हथकंडों से लड़ रहे हैं। लोकसभा में क्यों नहीं हुआ था? पूरे देश में लोकसभा चुनाव में हर जगह वोट परसेंट 6 से 7% कई दिन बाद बढ़ा, यूपी में तो नहीं बढ़ा था। क्यों?
क्या क्यों? उसको बढ़ने के पीछे भी कोई रीजन था? हाँ, सबको पता है, मैं लगातार बोलता भी रहा हूँ। चूंकि जब योगी जी में और मोदी जी में 36 का, केंद्र सरकार यूपी सरकार में 36 का आंकड़ा था, योगी जी को पता था अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तुम्हारी गद्दी गई, तो उन्होंने कहा लो करता हूँ इलाज। उन्होंने कोई सख्ती की क्या? लोकसभा चुनाव में कहीं कोई बवंडर मचा किसी आप भी कह रहे हैं प्रशासन योगी जी के इशारे पे चल रहा था इलेक्शन में? क्यों नहीं चलेगा? योगी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? योगी मुख्यमंत्री। इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठ रहे हैं इस बात से। कमाल की बात है, क्यों नहीं उठाएंगे भाई? इलेक्शन कमीशन कहाँ इस तरह की हरकत को बर्दाश्त करेगा? चुनाव में आपके जिले का चुनाव अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है। डीएम होता है ना। तो डीएम सारे बदले तो नहीं गए थे, डीएम सारे बदले तो नहीं गए थे ना। किसी लोकसभा चुनाव में आप यूपी की एक लोकसभा सीट बताओ जहाँ बाउंडर मचा हो। मचा क्या? कहीं बाउंडर नहीं मचा ना। इस बार 7 विधानसभा के उपचुनाव में मच गया, क्यों नहीं मचा? और इसलिए मच गया कि योगी जी की गद्दी जाने जब वाली है। बाउंडर नहीं मचा हाँ। तो लोकसभा के रिजल्ट आपके सामने है ना। कितनी सीटें घटी? 44 सीटें आई इनकी विपक्ष की, उनके पास कितनी बची? 36। क्यों भाई? सोचा करो। ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लोकेश लालपुरी, और बहुत ही अलग तरीके से इनका अंदाज का सवालों का जवाब देना होता है और बारीकी तौर से विश्लेषण को बताते भी हैं। अगर आपको लगता है कि एनडी यूपी ऐसे राजनीतिक लोगों से मिलकर सच्चाई को उजागर करने की, या कुछ सवाल जो कड़वे होते हैं, जो नरम होते हैं, उनका जवाब ले रहा है एनडी यूपी को जरूर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर जाकर हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।